हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? अभी तक हम लोग ने देखा कि 7.1 हम लोग का खत्म हो गया है। 7.1 हम लोग को क्या बताता है? 7.1 हम लोग को सप्लाई का डेफिनेशन बताता है। तो अभी तक हम लोग ने सप्लाई का डेफिनेशन खत्म कर लिया है। आज हम लोग सेक्शन 7 पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक है। तो 7.1 ए, 7.2 और 7.3 बचा। तो इसमें हम लोग फर्दर सप्लाई के बारे में कुछ कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो डेफिनेशन था वो 7.1 में था, जो कि हम लोग का खत्म हो चुका है। ठीक है। तो आइए हम लोग 7.1, 7.2 और 7.3 पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 7.1 ए। तो 7.1 ए क्या बोलता है कि वेयर सर्टन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी एक्टिविटी सप्लाई है। कैसे? एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो हम लोग पढ़ के आए। तो दे शैल बी ट्रीटेड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजेक्शन अगर वो सप्लाई है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, तो वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, जो हम लोग को बताया हुआ है शेड्यूल 2। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी नहीं, जो भी। तो क्या बोल रहा है? कोई भी एक्टिविटीज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ये कहाँ मेंशन किया हुआ है? शेड्यूल 2 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो आइए हम लोग शेड्यूल 2 देखते हैं। तो शेड्यूल 2 जो है ना हम लोग को बताएगा कि क्या गुड सप्लाई ऑफ गुड्स है और क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है। ये बहुत ही मतलब बेसिक बात सब है, हम लोग बस एक बार रीड करते हुए चलेंगे। शेड्यूल 2 का जो आंसर है ना, कभी भी एकदम ऐसे रट्टा मार के नहीं निकालना चाहिए। शेड्यूल 2 बहुत ही कॉमन बात है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसमें कोई ऐसा मतलब मेजर दिमाग लगाने वाला चीज नहीं है। लेकिन एज हम लोग को बोला गया शेड्यूल 2, तो हम लोग आओ शेड्यूल 2 रीड करते हैं। ठीक है। क्या बोला हुआ है शेड्यूल 2? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। तो पहला केस क्या है? ट्रांसफर का केस है। तो पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको रीड करवा देंगे यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है। तो ट्रांसफर का केस समझ लो, कोई भी हम लोग के पास समझ लो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के पास ये बुक है, यहाँ पर जो बुक रखा हुआ है ये हम लोग के पास है। ठीक है। तो अब अगर हम लोग ये किसी को दे देते हैं मतलब सप्लाई कर देते हैं, और इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब हमेशा के लिए दे देते हैं कि भाई ये तू रख ले, हम लोग को पैसा दे दे, एंड ऑफ डिस्कशन। तो वो हमेशा के लिए ट्रांसफर है, मतलब वो हम लोग अपना ओनरशिप इन गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब हम लोग अपना टाइटल उसको दे देते हैं कि भाई ये गुड्स आज से, ये बुक आज से तेरा हो गया। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है। ये तो कॉमन सेंस सा बात है। लेकिन ये हम लोग उसको बुक पूरा हमेशा टाइटल नहीं देते। हम लोग बोलते हैं भाई ये तू बुक ले ले, देखो 2 दिन 3 दिन जितना पढ़ना है पढ़ ले, और हम लोग को फिर ये रिटर्न कर देना। तो हम लोग राइट टू यूज दिए ये बुक, हम लोग ये बुक का टाइटल नहीं ट्रांसफर किया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई सर्विसेज हो जाएगा। बताओ इसमें कुछ पढ़ने का था क्या? नहीं, यही लिखा हुआ है, देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक। एनी ट्रांसफर इन राइट्स इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। इजी। फिर ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम लोग का हायर परचेज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इसके बारे में बात कर रहा है? हायर परचेज के बारे में। ये हम लोग को बोल रहा है कि जो हायर परचेज ट्रांजेक्शन है ना, वो गुड्स होता है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। क्या बोला है? रीड करवाते हैं। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट which stipulates that property in goods shall pass at a future date अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन। ये अभी तक हम लोग को हायर परचेज बता रहा था कि ये क्या है? हायर परचेज इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। बस बात खत्म। तो हम लोग को यहाँ से क्या समझना है? हम लोग को यहाँ से क्या समझना है? अगर हम लोग देखें तो हम लोग शेड्यूल 2 में पहला केस हम लोग खत्म कर दिए।
ठीक है। तो क्या हुआ, पहला केस क्या है, ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर में या तो गुड्स होगा या तो सर्विस होगा। ठीक है। तो गुड्स कब होगा, जब हम लोग इमीडिएट कोई चीज ट्रांसफर किए। इमीडिएट हम लोग टाइटल ट्रांसफर कर दिए, जैसे ये हम लोग बुक का बात किए, तो ये गुड्स हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम लोग कोई चीज का वो किया, ये हम लोग का गुड्स हो जाएगा। तो ये देखो, इमीडिएट ट्रांसफर हम लोग का गुड्स हो गया, या तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन भी, हायर परचेज ट्रांजेक्शन भी, दैट इज डेफर्ड ट्रांसफर, ये भी हम लोग का गुड्स हो जाएगा। सर्विस क्या हो जाएगा, कि हम लोग ट्रांसफर किए क्या, हम लोग ट्रांसफर क्या चीज किए, राइट इन गुड्स किए, क्या राइट इन गुड्स, या तो अपना अनडिवाइडेड शेयर किया, अनडिवाइडेड शेयर विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस का बात है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये पहला पॉइंट हम लोग का हो गया ट्रांसफर। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हम लोग का है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखो, हम एक चीज बताते हैं यहाँ पर अभी, फिर हम लोग उसको बाद में अच्छा से डिस्कशन करेंगे। क्या, कि जो लैंड है ना, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। लैंड जो है वो आउट ऑफ जीएसटी, उसमें जीएसटी नहीं लगता है, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर होता है। क्या, लैंड जो है, लैंड जो है वो हम लोग का नेगेटिव लिस्ट में आता है। मतलब हम लोग को एक नेगेटिव लिस्ट दिया गया है जहां पर बताया है कि क्या क्या चीज में जीएसटी नहीं लगेगा, तो उसमें लैंड इंक्लूडेड है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर में। सेम बिल्डिंग में भी जो है कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग खत्म हो गया है कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, उसमें भी हम लोग का जीएसटी नहीं लगता है। तो ये दोनों चीज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी है, लेकिन अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में जीएसटी लगता है, ये हम लोग बात करते हैं। तो इसमें यहीं पर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है। तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, तो आउट ऑफ जीएसटी हो गया। तो हम लोग लैंड को तो सेल कर ही नहीं सकते, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, कर सकते हैं, पर हम लोग का वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी हो गया। तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जीएसटी में ही कवर्ड नहीं है। तो बचा क्या, लैंड को लीज में देना। तो वही बोल रहा है कि बेचेंगे तो जीएसटी है ही नहीं, लेकिन वही अगर लीज देंगे में देंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही लिखा, पढ़ते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, सप्लाई ऑफ सर्विस, पता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला है, बिल्डिंग के लिए भी सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो है आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है। तो यहाँ पर भी क्या बोला है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होली और पार्टी इज सप्लाई सर्विस, यही बोला है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को क्या बोला, हम लोग को बोला कि लैंड और बिल्डिंग में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है। तो ये तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी हो गया, और बचा क्या, जो बचा वो हम लोग का सर्विस हो जाएगा। तो हम लोग का सेकेंड केस क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का, लैंड एंड बिल्डिंग का। तो जिसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग में हम लोग को बोल रहा है कि आइदर ये तो नेगेटिव लिस्ट आ जाएगा, या तो सप्लाई सर्विस हो जाएगा। ठीक है। तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी हो गया। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीज, टेनेंसी और ईजमेंट और जो भी हम लोग पढ़ के आए, और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ये सब चीज हम लोग का सर्विस हो जाएगा। सेम चीज बिल्डिंग के लिए भी, कि लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग होल्डी और पार्टी, जो भी, ये हम लोग का सप्लाई सर्विस हो जाएगा। तो इतना इजी बात है। तो शेड्यूल 2 एकदम इजी इजी बात करते जाते हैं हम लोग, फटाफट देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखो, थर्ड वाला क्या बोला है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये कोई भी प्रोसेस अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो सप्लाई सर्विस हो जाएगा। जैसे आओ हम लोग एग्जांपल लेते हैं,
पिछला क्लास में हम लोग एग्जांपल लिया था जॉब वर्क का, ये देखो ये टेलर वाला एग्जांपल यहाँ पर जो लिया था, ये देखो। तो यहाँ हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, आओ वापस से डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या बोला, ये हम लोग है, ये जो है ये हम लोग है, ये है टेलर अपना। ठीक है, हम लोग इसको एक पीस ऑफ क्लोथ दिए और इसको बोले हम लोग को तू सिल के हम लोग को कपड़ा बना के दे। तो ये हम लोग को सिल के कपड़ा बना के दिया। तो ये टेलर टेलर हम लोग को क्या दिया, सिल के कपड़ा बना के दिया। तो ये गुड्स है क्या? नहीं, हम लोग इसको कपड़ा दे चुके थे, ये हम लोग को सर्विस प्रोवाइड किया है, सिलने का, स्टिचिंग सर्विस, ये हम लोग को स्टिचिंग का सर्विस प्रोवाइड किया है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी अगर प्रोसेसिंग वाला काम है, अगर कोई भी प्रोसेसिंग वाला काम है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये देखो यहाँ पर वो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड, हम लोग उसको पीस ऑफ क्लोथ दिए थे, उसमें वो ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया तो वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। समझ में आया? इतना छोटा सा बात कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखो अब बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है। क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखो ये अब कौन सा केस है, ये अगर आपको याद आए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, पहले हम लोग रीड कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कौन सा। वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ अ बिजनेस, मतलब बिजनेस are transferred or disposed of by or under the direction of a person carrying on the business so as no longer to form part of business. Such transfer or disposal or is a supply of goods. क्या बोल रहा है? हाँ बोल रहा है। यहाँ हम लोग ये केस पढ़ के आएगा, अगर आपको याद होगा हम लोग शेड्यूल 1 ये यहाँ हम लोग शेड्यूल 1 में एक केस पढ़े थे, ये परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो बेसिकली यही केस का बात हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये जो बिजनेस एसेट ट्रांसफर हुआ है ना, इसको हम लोग सप्लायर गुड्स बोलेंगे, सप्लायर सर्विसेज नहीं बोलेंगे। तो कितना कॉमन सा बात है भाई, बिजनेस एसेट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐसा हार्ड चीज नहीं है। वही बोला, क्या बोला है? वेयर, ये क्या बोला है? वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस एसेट ट्रांसफर और डिस्पोज्ड by or under the direction of the person carrying on the business so as no longer to form part of the asset, such transfer or disposal is under supply of goods. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर्सन क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? वेयर बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस आर पुट टू एनी प्राइवेट यूज or made available to any person for use for any purpose other than the purpose of business shall be treated as supplier service. क्या बोल रहा है? और यहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये यहाँ पर अब हम लोग को क्या बोल रहा है? थर्ड केस प्रोसेसिंग वाला था, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लोग फोर्थ में आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या बोलता है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? हम लोग को बोल रहा है या तो ये गुड्स होगा या तो ये सर्विस होगा। ठीक है, या तो ये गुड्स होगा या तो ये सर्विस होगा। ठीक है, तो गुड्स कब होगा? जब ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जो हम लोग पहला पॉइंट पढ़े। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े कि अगर बिजनेस एसेट है, क्या है? बिजनेस एसेट है, लेकिन
पुट फॉर प्राइवेट यूज, मतलब हम लोग किसी को यूज करने के लिए दे दिए या तो हम लोग प्राइवेट यूज के लिए ले लिए, तो पुट टू प्राइवेट यूज, तो ये हम लोग का सर्विस हो जाएगा। समझ लो फॉर एग्जांपल हम लोग का बिजनेस का कार है, हम लोग उसको डायरेक्टर को दे दिए कि जा भाई तू अपना पर्सनल यूज कर ले थोड़ा देर के लिए, तो वो क्या हो गया, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, मतलब हम लोग डायरेक्टर को गुड्स नहीं दिए, डायरेक्टर को सर्विस दिए कि तू थोड़ा दिन ये कार को यूज कर सकता है, बिजनेस एसेट को थोड़ा दिन के लिए यूज कर सकता है, तो वो हो गया सर्विस। ठीक है, अब एक और केस है, वो हम आपको पहले बता देते हैं फिर आपको रीड करवा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हुआ है ना, वो भी सेम केस है। उसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ceases to be a taxable person, ceases to be a taxable person, मतलब वो अपना बिजनेस बंद कर लिया, सोच लो, तो बिजनेस बंद किया, लेकिन वो जो बिजनेस एसेट खरीदा है उसमें अगर वो आईटीसी लिया होगा तब तो वो उसको ट्रांसफर करे चाहे डिस्पोज करे, वो तो सप्लाई होगा, हम लोग पढ़ के आए शेड्यूल 1 में, तो सप्लाई होगा तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। लेकिन दो केस में वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा। क्या, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न, और फिर एक और केस है कि बिजनेस टेक ओवर हुआ। देखो रीड कराते हैं हम कुछ ऐसा, ये क्या बोला है, वेयर एनी पर्सन सीजर्स टू बी टैक्सेबल पर्सन, any goods forming part of the asset of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before, unless the business is transferred as a going concern or the business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person। समझ में आया, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट हो रहा है तो वो गुड्स माना जा रहा है, ट्रांसफर नहीं होके हम लोग उसको यूज करने के लिए दे रहे हैं तो वो सर्विस माना जा रहा है। इजी, चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट हम लोग को बता रहा है कि क्या क्या चीज सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये देखो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि फॉलोइंग आर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नेमली क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम लोग ऊपर पढ़ के आए कि हम लोग कोई भी चीज रेंट में दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये हम आपको पहले समझाते हैं फिर आपको देखिए ये क्या बोल रहा है ना, हम लोग अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का जो बात की है वो ये बोल रहा है, हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ ये हम लोग का लैंड है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चालू, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट हुआ, कब हुआ, अक्टूबर में, समझ लो, ठीक है। अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर हम लोग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, समझ लो 31 दिसंबर, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, हम लोग को यहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या बोल मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम प्रॉपर अथॉरिटी, तब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। तो एक बार तो ये हो गया अपना, ये टाइम पीरियड में ये हो गया अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, इसके बाद ये हो गया कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। तो वहां पर हम लोग देखे थे कि सेल ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, और मतलब हिंदी वाला और मतलब लैंड एंड कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में जीएसटी नहीं लगता है, तो ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग यहाँ पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, मतलब जो हम लोग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर हम लोग का कुछ सेल हुआ है तो उसमें जीएसटी लगता है, समझ में आया? तो हम लोग का कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हम लोग का जीएसटी लगता है। तो ये अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है,
अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, तो यहाँ हम लोग का जीएसटी लगेगा। और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या है ये? सप्लाई ऑफ सर्विस। समझ में आया? इतना ही बात बोल रहा है। फिर क्या बोला? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate। मतलब कब? एक्सेप्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद। मतलब ये कौन सा केस है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के पहले वाला केस है। मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का बात कर रहा है। वेयर द competent authority or after its first occupation whichever is earlier। तो बेसिकली सीधा ये बात बोल रहा है कि अंडर, यहाँ पर फॉलोइंग आइटम्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो फॉलोइंग आइटम्स में ये किसका बात कर रहा है? ये अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग का बात कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? थर्ड केस। थर्ड यहाँ क्या बोल रहा है कि ये देखिए, ये जो है एक्सप्लेनेशन है, ये आप एक बार रीड करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी फर्दर आगे से थर्ड पॉइंट में करते हैं। हम लोग का पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया, अब हम लोग पॉइंट सी में हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वही है क्या? टेम्पररी ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग यूज करने दे रहे हैं। हम लोग का टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, तो सप्लाई सर्विस होगा। ये हम लोग पढ़ के आए। डी पॉइंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये सप्लाई सर्विस है। मतलब क्या बोल रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि सॉफ्टवेयर है, समझ लो। फॉर एग्जांपल मार्केट में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंपनी से हम लोग खुद अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए, या तो डिजाइन करवाए, या तो परफॉर्म, ये सब कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग बोल के करवाए हैं खुद के लिए, पर्सनलाइज्ड यूज के लिए, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बट अगर कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में बिक रहा है, हम लोग बस गए और परचेज कर लिए, तब वो गुड्स हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप या डिजाइन या एनहांस या ये सब करवाए हैं, तब वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अदरवाइज वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। मतलब अगर हमने उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं कराया, हम लोग बस गए और खरीद लिए, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। मतलब हम लोग को कुछ करना, कुछ नहीं करना या सहना, ये तीनों चीज क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। क्या बोल रहा है? हम अगर एक एग्जांपल दें तो कुछ नहीं करना का एग्जांपल क्या हो जाएगा? नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस जैसे हम लोग, अगर कोई सेपरेट होता है पार्टनरशिप बिजनेस में, और हम लोग को नॉन कम्पीट फीस मिलता है कि भाई ये एरिया में ये धंधा तेरे को और अभी इतना साल के लिए नहीं करना है, जस्ट एन एग्जांपल, तो वो नॉन कम्पीट फीस हो गया। तो वो हम लोग का सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ कि सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट? ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज। राइट टू यूज, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, राइट टू यूज ट्रांसफर। एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, हम ऊपर में ही बोल क्या है कि टाइटल अगर ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स है, अगर राइट टू यूज हम लोग दे रहे हैं ऑफ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस, तो फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया इतना? लास्ट पॉइंट, पॉइंट 6 क्या बोल रहा है? कंपोजिट सप्लाई। क्या बोल रहा है? कंपोजिट सप्लाई। तो बोल रहा है कि द फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। कंपोजिट सप्लाई हम लोग डिटेल में सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन ही है वो। तो डिटेल में क्या होता है वो हम लोग सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि ये दो जो कंपोजिट सप्लाई है, ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है।
क्या दो टू? पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट बिजनेस। ये रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है। तो ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। कौन सा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट बिजनेस, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग का शेड्यूल 2 इतना ही बोलता है। तो यहाँ पर हम लोग शेड्यूल 2 भी पढ़ लिए, तो हम लोग का 7(1)(a) भी खत्म हो गया। तो हम लोग का 7(1)(a) खत्म हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 7(2) क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो 7(2) क्या बोल रहा है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in Schedule 3, such activities or transactions undertaken by the central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authority, as may be notified by the government on the recommendation of the council, shall be treated neither as supply of goods nor supply of service। मतलब शेड्यूल 3 में जो भी आइटम लिखा हुआ है वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी है। जो हम आपको बोल रहे थे कि नेगेटिव लिस्ट हम लोग एक बात करेंगे, तो ये वही नेगेटिव लिस्ट का बात है, शेड्यूल 3, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग को वही बोल रहा है, शेड्यूल 2 क्या बोल रहा है कि शेड्यूल 3 है एक, जहां पर हम लोग को बोला हुआ है कि नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, ठीक है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग शेड्यूल 3 पढ़ते हैं, ये भी फटाक से हो जाएगा हम लोग कंप्लीट। शेड्यूल 3, ठीक है। ये देखो शेड्यूल 3 क्या बोल रहा है? एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। कोई भी अगर एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है और जो चीज के लिए वो हायर हुआ था वही काम कर रहा है, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी। बट अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई से कुछ पर्सनल काम कराया या कुछ और काम करवाया और उसका अलग से पैसा दिया, वो यहाँ कवर्ड नहीं। तब वो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में है कि नहीं, वो सब उस टाइम देखना पड़ेगा। समझ लो फॉर एग्जांपल आज मेरा कोई एम्प्लॉयर है, हम कहीं जॉब करते हैं, तो मेरे को वो काम करवा रहे, ठीक है, लेकिन अदर वे अराउंड मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, तो वो मेरे को बोला कि तुम मेरे को कंस्ट्रक्ट करके बिल्डिंग दो, तो वो अलग चीज हो गया। वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है हम लोग का, लेकिन हम एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉई वाला काम करेंगे तभी, जो चीज के लिए वो हमको हायर किया है तभी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? अगर एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉई वाला काम कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और एम्प्लॉई उसको जो काम करना चाहिए वही कर रहा है, तो वो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बोल रहा है फिर? कोई भी सर्विस हम लोग को मिला कोर्ट से या ट्राइब्यूनल से, तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर बोल रहा है कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया, कौन? एमपी या मेंबर ऑफ स्टेट या मेंबर ऑफ पंचायत या मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो भी है, अगर ये लोग अपना ही ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। और वही कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सेम जैसे कोई चेयरपर्सन है, द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन, मतलब यहाँ पर क्या था, एमपी एमपी वाला काम कर रहा है, यहाँ पर एमपी एमपी वाला काम कर रहा है तो नहीं लगेगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज वाला काम कर रहा है तब नहीं लगेगा। चेयरपर्सन चेयरपर्सन वाला काम कर रहा है, मेंबर और डायरेक्टर, ये लोग जैसे जैसे अपना अपना काम कर रहा है तो उसमें उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है? सर्विस ऑफ फ्यूनरल या बरियल, एक सेकंड, बरियल, ये सब में मतलब बेसिकली हम लोग को बोल रहा है कि डेथ के टाइम पे हम लोग को कोई जीएसटी नहीं है, ठीक है। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, मतलब जो बॉडी हम लोग का लेके जाता है उसमें भी हम लोग को जीएसटी नहीं है। फिर हम लोग पढ़ क्या है कि सेल ऑफ लैंड में जीएसटी नहीं है, तो यही है, देखो यहीं पर लिखा हुआ है, यही प्रोविजन हम तुमको पहले बता दिया।
हम बोले तो जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि सेल ऑफ लैंड में नहीं लगेगा जीएसटी, सब्जेक्ट टू क्लॉज बी पैरा 5 और शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये जो हम लोग वहां पर पैरा 5 पढ़ के आए ये उसका जिक्र कर रहे हैं। और सेल ऑफ बिल्डिंग में भी हम लोग बोले कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में जीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी वही बोल रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है एक्शनेबल क्लेम्स में भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अदर देन क्या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, इसमें जीएसटी लगेगा, इसमें जीएसटी लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स में जीएसटी लगेगा, अदर देन लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, मतलब इसमें तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी to another place in non-taxable territory without such goods entering into India। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पर समझ लो, हम लोग कोई गुड्स कनाडा से खरीदे और उसको हम लोग डायरेक्ट चाइना, ये इंडिया के अंदर आया ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट चाइना इसको ट्रांसफर करवा दिए, वहीं से वहीं का वहीं बेच दिया, गुड्स एंटर ही नहीं किया इंडिया, तो इसमें जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। वही बता रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ, यही क्या बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कनाडा टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी चाइना विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। देखो इसमें हम लोग को कस्टम्स का थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि समझ लो, हम बताते पहले क्या होता है। देखो ये है इंडिया, अच्छा समझ लो ये इंडिया है, ठीक है। तो अब ये कोई अदर कंट्री है, यहाँ से हम लोग का गुड्स आता है बाय शिप, बाय शिप हम लोग का कोई गुड्स आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हम लोग का शिप है प्यार, ठीक है। तो ये शिप है, ये हम लोग का गुड्स इंडिया ला रहा है, तो ये जब ये पोर्ट में ला देता है ना, ये जब गुड्स पोर्ट में ला देता है, तब यहाँ कस्टम्स वाला क्या करता है, ये गुड्स को अनलोड करके अपना वेयर हाउस होता है यहाँ पर टू कस्टम्स का, उसमें रख लेता है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास ना एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग ये कस्टम्स वाला को दिखाएंगे ना, तो वो तभी वो हम लोग को गुड्स देगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो गुड्स लेके आते हैं ये डॉक्यूमेंट दिखा के, इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग वेयर हाउस से गुड्स को क्लियर कर लिए, ठीक है। तो वो ये बात इतना समझ में आया। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन। क्या बोल रहा है, ये जो गुड्स था ना, ये जो वेयर हाउस में गुड्स रखा हुआ था, इसको हम लोग कलेक्ट ही नहीं किए, हम लोग क्लियर ही नहीं किए फॉर होम कंजम्पशन के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोग कोई दूसरा सेठ आदमी को पकड़े, हम लोग बोले कि भाई ये ले डॉक्यूमेंट तेरा, ये तुम अब जा, तुम जाके क्लियर करा ले, हमको कोई लेना देना नहीं, और इससे हम लोग यहीं का यहीं डील करके पैसा देंगे। तो ये जो डील हुआ ये लोग दोनों के बीच में, इसमें जीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा, वही बता रहा है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो वही सेम चीज बोला है यहाँ पर भी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin location outside India but before clearing for home consumption। यहाँ पर बस क्या था, यहाँ पर हम लोग का गुड्स आ गया था और वेयर हाउस में रखा गया था। यहाँ पर बोल रहा है, सेकंड केस में बोल रहा है कि भाई ये डिस्पैच हो चुका है, गुड्स आया नहीं है, आया नहीं है, तभी भी हम लोग उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर देंगे, सेम चीज। तो इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इतना ही डिस्कशन था हम लोग का आज का, शायद एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हाई सी सेल बोलते हैं। ये जो सेकंड वाला चीज हम लोग पढ़े ना, इसको हाई सी सेल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया।
अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये देखो देखो, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला हम लोग बात की है, इसमें क्या हम लोग एक तो एग्जांपल लेते हैं। समझ लो डायरेक्टर है, डायरेक्टर वाला काम कर रहा है, अगर डायरेक्टर वाला काम कर रहा है तब जीएसटी नहीं, अदरवाइज जीएसटी है। मतलब समझ लो फॉर एग्जांपल, मतलब एम्प्लॉई वाला काम कर रहा है तो हम लोग का जीएसटी नहीं है, अदरवाइज नॉट एन एम्प्लॉय, तब हम लोग का जीएसटी लग जाएगा। हम लोग चेक कैसे करेंगे ये एम्प्लॉई वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम लोग इनकम टैक्स का हेल्प लेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग अगर इसका टीडीएस जो है वो अंडर सेक्शन 192 डिडक्ट हो रहा है, मतलब ये एम्प्लॉई है, लेकिन अगर इसका टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जे डिडक्ट हो रहा है, मतलब ये प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉई नहीं है, तो इस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इस केस में जीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर शेड्यूल सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम लोग का 7.3 बस बच गया है। ये बहुत बेसिक सा बात करता है, 1 मिनट में हम चलता देंगे इसको। ये देखो, इसमें बस ये बोला हुआ है कि गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड कर सकता है काउंसिल से कंसल्ट करने के बाद। क्या रिकमेंड करेगा कि वो सप्लायर गुड्स है या सप्लायर सर्विस है। तो बहुत बेसिक सा बात है, मतलब अगर नहीं भी जानेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। क्या बोला है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 1A और 2, the government may on the recommendation of the council specify by notification the transactions that are treated as supply of goods and not supply of service or supply of service and not supply of goods। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब गवर्नमेंट बाद में कभी नोटिफिकेशन लाके और एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस मत समझना, या तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको गुड मत एक समझना। मतलब वही बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो चलो इतना हम लोग का खत्म हो गया। तो इससे हम लोग सेक्शन 7, हम लोग का सेक्शन 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे। आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कुछ भी है, क्वेरीज है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे आपका डाउट और क्वेरी सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।